तो जब ये क्वेश्चन आता है अपने पास तो अपन इसका फुल फॉर्म बोलते हैं पहले तो कि व्हाट इज़ ओप्स। तो हम बोल देते हैं कि ठीक है, ओप्स पूछा था तो हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है? तो अपन चले जाते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करने लगते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट देने वाला हूँ। एग्जैक्टली देखिए होता क्या है। अभी जनरली जो भी हम कोड लिखते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम आने से पहले, तो उसके अंदर क्या रहेगा, कुछ फंक्शंस रहेंगे, मतलब कुछ मेथड रहेगा। जैसे कि M1 एक मेथड रहेगा, उसके अंदर आपने कुछ बात ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ प्रोसीजर लिखा कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, फिर नंबर फाइंड करना है, कुछ तो आपने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा। अच्छा, तो बेसिकली जो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग थी ना वो कैसे होती जा रही थी, सिर्फ उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते थे और उसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स इंक्लूडेड होते थे। ठीक है, अब इससे होता क्या है, जब सिर्फ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स में आप चलते हो तो होता क्या है, अब कोई फंक्शन आपने बनाया, कोई प्रोसीजर आपने बनाया, तो आपके बाद जो भी प्रोग्रामर आएगा, मतलब यू आर द फर्स्ट डेवलपर। ठीक है, आप पहले डेवलपर हो, आपके बाद जो सेकंड डेवलपर आएगा उस प्रोसीजर के बारे में उसको कुछ आइडिया नहीं है। तो इस वजह से उसको जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, वो सबसे पहली डिफ़िकल्टी ये होती है प्रोग्रामिंग जो, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखते हो तो नॉन अंडरस्टैंडेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या है कि आपको तो समझ में आएगा, बट जो आपके बाद आया उसको अंडरस्टैंडिंग की इश्यू आ रही है। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस और प्रोसीजर्स ना रह जाएं, हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन रेदर देन दिस हम पूरे के पूरे जो कोड है ना उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह हम व्यू करना शुरू करेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करेंगे। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि सामने वाले को कोड अंडरस्टैंडेबल लगता है। सामने वाले को जो कोड है वो अंडरस्टैंडेबल लगता है। ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है कोड को, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ले आते हो आप। ओके, अब ये अंडरस्टैंडेबल कोई भी चीज़ तभी होती है जब वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो कोड को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। आप यहाँ पे देखिए, अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म दैट ऑर्गेनाइजेस द कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स रेदर देन फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। तो क्या बोला मैंने, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स को छोड़ के उसको किस तरफ लेके जाना, एक ऑब्जेक्ट की तरफ। फायदा क्या है, अंडरस्टैंडेबल कोड बनेगा और मोर ऑर्गेनाइज्ड और मोर सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, अब आप सोचो कि जब आप एक कोड को लिखते हो, ठीक है, आपने एक कोड लिखा कहीं, तो इस कोड का एक्चुअल लाइफ में कुछ रियल वर्ल्ड से क्या होना चाहिए, कुछ रिलेशन होना चाहिए। ऐसा कोड आपका किसी काम का नहीं होता जो रियल वर्ल्ड में किसी काम को कर नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका कोड कभी भी ऐसा होना चाहिए जो ना रियल वर्ल्ड में क्या करे, कुछ क्रांति लेके आए। ठीक है, तो ये क्रांति आने के लिए आपको क्या होगा, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे थिंक करना है कि सबसे पहले आप कोई भी चीज़ को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देखो आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें एक वर्ड होगा मैनेजमेंट। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट। ठीक है, आप देखोगे स्कूल मैनेजमेंट, इस तरह के सॉफ्टवेयर चलते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, हर चीज़ को आपको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मैनेज हो रही है, आप देखो वाया कोड। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब कुछ क्या है, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तहत काम कर रहा है। ये जितने दिए मैंने आपको, ये सारे क्या है, आप रियल वर्ल्ड में फेस करते हो। तो इसके तहत जो काम होगा, ठीक है, तो कोड बेसिकली आप लिख रहे हो किसकी मदद से, अगर ऑप्स की मदद से लिख रहे हो तो क्या होता है, ये आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो बस कीवर्ड्स आपको याद रखना है, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपको ये कीवर्ड्स याद होना चाहिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट का फ़ायदा क्या है, तो ये हमको कोड को क्या करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या होता है, ये जो है हमको इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, और इसके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब आया, जब हमने क्या किया, फंक्शंस और प्रोसीजर्स के साथ इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो इससे क्या हो गया, हमारा कोड ऑर्गेनाइज हो गया, वेल स्ट्रक्चर्ड हो गया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये भैया आपका ऑप्स, और ये मेजरली आपके चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आएगी वो होगी इनहेरिटेंस।
इनके बारे में हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे भर भर के। अभी आप बस इतना याद रखो, इसके अंदर क्या है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। और थर्ड है आपका एब्स्ट्रैक्शन, और फोर्थ है, जो भी ऑर्डर आप चाहें आप मेंटेन कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि पहला दूसरा, ये चार चीज़ें आपको बोलनी है, ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी इंटरव्यू में गए तो जो भूलना नहीं है आपको, बहुत लोगों को मैंने इंटरव्यू किया, उसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस याद है, पॉलीमॉर्फिज्म याद है, लास्ट के दो भूल गए, तो ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके इन चार चीज़ों, तो आप इसको बोलते समय बोलते हो कि देर आर दिस आर द फोर मेजर पिलर्स, ठीक है, दिस आर द फोर मेजर पिलर्स ऑफ ओप्स, ठीक है। क्या क्या है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, ये चार जो है मेजर पिलर्स हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, मैंने एक एक लाइन इन सब पे ऐड कर दिया है। तो पहले यहाँ से ले लेते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि आपने एक कोड लिखा, ठीक है, आपने एक कोड लिखा, एक पीस ऑफ कोड लिखा, मैं उसको मान के चलो दिस इज कोड 1, और ज़रूरत के बाद आप वहाँ से चले गए और बाद में कोई नया बंदा आया, उसको इसी से मिलता जुलता, यही नहीं बट इससे मिलता जुलता एक कोड लिखना था। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आप आए और आपने एक कोड लिखा जिसमें आपने लिखा एडिशन, आपने लिख दिया उसमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स लिखा आपने। अब आपके बाद कोई बंदा आता है, उसको लिखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स लिखना है, उसने लिख दिया आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स का कोड लिख दिया, वो उसने सेकंड कोड कर दिया। तीसरा बंदा आया, उसने लिखा कोड 3, ठीक है, उसने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन के बारे में लिखा। अब क्योंकि ये चारों अलग अलग घूम रहे हैं ना, एडिशन वाले ने अपना एडिशन लिखा, सब्सट्रैक्शन वाले ने अलग लिखा कुछ इसने। अब एक रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि मुझे तो चाहिए कैलकुलेटर भाई, तो कैलकुलेटर में मुझे क्या लगेगा, अब सामने वाला फिर से ये पूरे कोड लिखे, या तो बैठ के एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और उसमें डिवीजन ऐड करे, या फिर वो सिर्फ कोड 4 यानी कि डिवीजन को लिखे, ठीक है, कोड 4 यानी कि डिवीजन के बारे में लिखे, और ये बाकी सारा कुछ क्या कर ले, इनहेरिट कर ले, यानी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसने ऐड ले लिया, सब्सट्रैक्ट ले लिया, मल्टीपल ले लिया और डिवीजन ले लिया, और फाइनली उसका कैलकुलेटर का प्रोग्राम रेडी हो गया। तो ये अगर आपको अलाउ कर रहा है तो यही आपका क्या है, इनहेरिटेंस है। डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी के लिए इतना समझ जाइए। ये हो गया कि उसने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सबको क्या कर लिया, उसने इनहेरिट कर लिया रेदर देन खुद लिखने की जगह, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो क्या है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको हम लोग, पॉली का मतलब ये होता है मेनी, ठीक है, पॉली मीन्स मेनी। पहले पॉली वर्ड का मतलब समझ लो आप, पॉली मतलब मेनी, ठीक है। अच्छा, तो मेनी प्लेसेस पे अगर आप एक अपना, आपने क्या लिखा, एक फंक्शन लिखा, सपोज कर लिया आपने फंक्शन लिखा m1। अब इस फंक्शन को लिखने के बाद आप चाहते हो इसको अलग अलग जगहों पे यूज़ करें, मतलब राइट वन टाइम यूज़ मल्टीपल टाइम्स, ऐसा कुछ आप करना चाहते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपको मिलती है बाय बाय ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ये आपको मिलती है बाय पॉलीमॉर्फिज्म। तो अल्टीमेटली ये ऐड कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यू व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, आपने बोला वेल स्ट्रक्चरिंग करेंगे, कोड को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है, फंक्शंस और प्रोसीजर्स का जो है ये रिप्लेस करके इसकी जगह ऑब्जेक्ट, नॉट एग्जैक्टली रिप्लेस बट इसके साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है, यू आर फिलिंग सम फॉर्म। तो फॉर्म जब आप भरते हो ना, तो वहाँ पे 100 डिटेल्स होते हैं, जैसे आपका नाम रहता है, ठीक है, आपका नाम रहता है वहाँ पे, ठीक है, आपका किस स्टैंडर्ड में एडमिशन चाहिए आपको, ये सारी डिटेल आपके सामने रखी जाती है, ठीक है। बट उसी फॉर्म में या उसी फॉर्म के नीचे आपको होता है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ठीक है। तो ये जो ऑफिस यूज़ ओनली है, इसको आपको क्या बोला जा सकता है, इसको भरो भी मत और आप इसको देखते भी नहीं हो, आप क्या करते हो, ये वाले काम करते हो। तो ये आपके क्या है, यूजेबल चीज़ है, मतलब आप जो यूज़र है उसके काम की चीज़ें, और ये जो ऑफिस यूज़ वाली चीज़ें हैं वो यूज़र से रिलेटेड नहीं, वो ऑफिस के काम की चीज़ें हैं, ठीक है, नॉन यूज़र है, मतलब जो भी अंदर ऑफिस का बंदा है वो यूज़ करेगा। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ना, कि सिर्फ आप किस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो, जो काम की चीज़ है यूज़र को उसको एक्सपोज करना, और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके काम की नहीं है वो आप उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ तो मैंने आपको यूज़र का एग्जांपल दिया, सेम चीज़ मान लीजिए कि अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको कोडर नंबर 1 समझ लीजिए आप, ये फर्स्ट कोडर है और यहाँ पे एक सेकंड कोडर बैठा हुआ है, ठीक है। अब कोडर नंबर 2, अब कोडर नंबर 1 ने एक बहुत बड़ा कोड लिखा जिसकी यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग की लाइंस वो चाहता है
कि चाहता क्या है वो, मतलब यूजेबल है कोडर नंबर 2 के लिए, तो ये वो उसको एक्सपोज करेगा। लेकिन जो पीछे की लाइंस है वो रिक्वायर्ड नहीं मतलब नहीं, नॉन रिलेवेंट है किसके लिए, कोडर नंबर 2 के लिए, तो वो इस कोड को एक्सपोज नहीं करेगा। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या है, रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट फंक्शनैलिटी है, और ये जो है कोडर नंबर 2 को क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। और जो भी ये डिटेल्स हैं जो कि इसके लिए रेलेवेंट नहीं है कोडर नंबर 2 को, वो क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग द रेलेवेंट फंक्शनैलिटीज। तो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा है बिल्डिंग डाटा एंड मेथड्स टुगेदर व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम डिटेल्स। बहुत लोग क्या होता है ना, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन को सेम समझ लेते हैं, ठीक है, बट ये ऐसा है नहीं। अब यहाँ पे आप समझो, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इस वर्ड को ब्रेक करना है आपने, इन कैप्सूल, ठीक है, और लेशन, इनकैप्सुलेशन। तो आप इसमें से ये समझ लो, ये कैप्सूल आप समझ रहे हो, तो ये कैप्सूल आपने मेडिकल में देखा होगा, एक कैप्सूल मिलती है, ठीक है, मैं ऐसे ही डायग्राम बना देता हूँ तो देख लो थोड़ा। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ, ये बार बार ये सब बातें बताई नहीं जाती है, ठीक है। ये कैप्सूल है, इधर रेड कलर का है, और दूसरी तरफ आपका मैंने कर दिया ब्लैक कलर का है, इस तरफ ब्लैक है, ठीक है, ये बार बार नहीं बताई जाती है। अब इस कैप्सूल को आप खोलोगे तो इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप पेशेंट को डायरेक्टली ये कैप्सूल दे दोगे ना, तो वो ऐसे पानी के साथ क्या कर सकता है, इसको ले सकता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर का पाउडर निकाल के अलग दो ये करके, तो वो नहीं होगा। अब समझना, हमारे जावा के लैंग्वेज में क्या होगा। जावा में क्या हो सकता है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं, M1 M2 M3, ऐसा बहुत सारा मेथड है। एक काम कर रहे हो आप, उसके पीछे कोड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ों को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देना, मतलब इनसाइड समथिंग, इसको क्या कर देना, एक तरह से पैकेजिंग कर दिया आपने, इसको क्या कर दिया, किसी पैकेज में बंद कर दिया। और पैकेज में बंद कर दिया मतलब आपने उसको क्या कर दिया, एक कैप्सूल में बंद करके आपने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया किसको, ये जो आपका कोडर नंबर 2 है उसको, या फिर यूज़र को एक्सपोज किया आपने। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो बहुत सारे मेथड्स पे आप काम करो, राइट। आप यहाँ पे देखो लिखा भी हमने, बिल्डिंग डाटा एंड मेथड्स टुगेदर, सब कुछ बाइंड किया वाइल रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम डिटेल्स। तो अब यहाँ पे देखो कुछ डिटेल्स जो है अंदर ही रह गई, मतलब आपको जो कोडर नंबर 2 है या यूज़र है उसको कभी पता नहीं चलेगा M1 M2 M3 क्या था, बस उसके सामने क्या आएगा, एक मोटा मोटी पैकेज आपके सामने रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे मैं दूंगा, आगे के लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे हम लोग बैठ के, चारों भी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आपके इंटरव्यू रूम में, ये आप बैठे हो, ये आपका इंटरव्यूअर है, ठीक है, वीडियो कॉल से बात हो रही है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू है, और आपके पास सामने फिर से वही क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब आपका आंसर फटाफट फटाफट आना चाहिए। आपके कीवर्ड्स में बोल देता हूँ क्या क्या आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो आपका इसका फुल फॉर्म आप बता दोगे। दूसरा आपका आना चाहिए क्यों हेल्पफुल है, भाई ये चीज़ों को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा कीवर्ड रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है आपके कोड में, ठीक है, एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू कोड। तीसरा आप क्या बोल सकते हो, ईजी टू यूज़, ठीक है, ईजी टू यूज़ बोल सकते हो। और आप क्या बोल सकते हो, ईजी टू अंडरस्टैंड, कोड आपका क्या हो जाएगा, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आप क्या बोल सकते हो, हाइडिंग हाइडिंग अन और इरेलीवेंट, अननेसेसरी कुछ नहीं होता, इरेलीवेंट हो सकता है, ठीक है, हाइडिंग इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर यूजर्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और आप लिख सकते हो राइट वन टाइम, यूज मेनी टाइम, यूज़ मेनी टाइम। ये आपके कीवर्ड्स आपके साथ में चलते रहेंगे। और इसके बाद आप बोल सकते हो क्या, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के साथ, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के साथ आप क्या करोगे, उसके साथ ऑब्जेक्ट कर दिया आपने, और रियल वर्ल्ड जो एंटिटी थी आपकी, ठीक है, वट एवर योर रियल वर्ल्ड एंटिटी वॉज देयर, ये सारे तो आपको बोलने ही है। आपका जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ आपने क्या कर दिया है, रियल वर्ल्ड एंटिटी जो आपकी होती है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको आप एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे। तो ये सब कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं अपने आंसर में, ये आपको बोलना है। अब आपके इसी आंसर से जो आपका इंटरव्यू है वो इम्प्रेस होगा, और उसके साथ उसको आप बोनस क्या दोगे कि भाई 4 चीज़ें आप उसकी तरफ फेंकोगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है,
और फिर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि बताओ इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो यही पूछे, बट इनमें से कोई भी पूछ सकता है, या हो सकता है उसको अगर आइडिया लग गया कि आप इतने अच्छे से डिटेलिंग कर रहे हो तो हो सकता है उसके आगे आपसे ना भी पूछे। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखेंगे, आगे के लेक्चर में देखते हैं बैठ के इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें हम लोग चेकआउट कर लेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, ठीक है। कमेंट वगैरह करिए जो भी आपको जानना है, डिटेल में हिंदी में इस तरह के वीडियो मैं आपको लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।